नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे पागलपन से भरे सामाजिक प्रयोग पर बात करेंगे जो किसी के भी होश उड़ा दे। जरा कल्पना कीजिए, 6 लड़कों को एक सुनसान द्वीप पर पूरे 30 दिनों के लिए छोड़ दिया गया है और उनका एकलौता लक्ष्य क्या है? अपनी पूर्व प्रेमिका एशले का दिल वापस जीतना। लेकिन कहानी में असली रोमांच तो अब आता है। जो भी शख्स इस चुनौती में आखिर तक टिकेगा, उसे एक बहुत बड़ा फैसला लेना होगा। वो $2.5 लाख की भारी भरकम रकम या तो एशले के साथ आधी आधी बांट सकता है, या फिर पूरी की पूरी रकम अकेले लेकर रफू चक्कर हो सकता है। ये एक ऐसा लालच है जो अच्छे भले रिश्ते की नींव हिला सकता है। तो चलिए जल्दी से इस खेल के उन कठोर नियमों को देख लेते हैं जो हर छोटे से छोटे रोमांटिक इशारे को एक सोची समझी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी में बदल देते हैं। कुल 30 दिन हैं, 6 प्रतियोगी हैं, हर 5 दिन में एक एलिमिनेशन होगा और एशले को कोई भी काम नहीं करना है। सब कुछ उसी अंतिम फैसले पर टिका है, पैसे बांटना है या चुराना है। शुरुआती 5 दिनों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो एकदम साफ हो जाता है कि प्रतियोगी किस तरह तेजी से एशले की हर सुविधा का ध्यान रखने की रणनीति अपनाते हैं। वे लिटरली एक प्रिंसेस की तरह उसकी सेवा करने लगते हैं, महज इसलिए ताकि वे किसी भी तरह खुद को इस द्वीप पर सुरक्षित रख सकें। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। कैंप में सबके सामने जो कहा जाता है और अकेले में कैमरे पर जो स्वीकारा जाता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, खासकर मिशेल के मामले में। एक तरफ एशले को लगता है कि मिशेल के साथ उसका एक सच्चा रोमांटिक रिश्ता फिर से बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मिशेल के लिए यह पूरा अनुभव सच कहूं तो सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मिशेल का ये बेबाक बयान अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस द्वीप पर मनोवैज्ञानिक रूप से आखिर क्या खेल चल रहा है। ये साबित करता है कि उन आंसुओं और झूठी तारीफों के पीछे जो असली मोटिवेशन है, वो केवल और केवल वो भारी भरकम नकद इनाम है। इस बीच जेक ने एक पूरी तरह से अलग और बेहद जोखिम भरी रणनीति अपनाने की कोशिश की। इसे हम एपैथेटिक अप्रोच कह सकते हैं। इसमें वह जानबूझकर एशले से दूरी बनाकर रखता है, यहां तक कि उसे यह भी कह देता है कि वह उसके लिए बहुत उम्रदराज है। मकसद सिर्फ यह दिखाना था कि वो आज़ाद और निडर है। लेकिन ये दांव 5वें दिन बुरी तरह उल्टा पड़ गया। एशली सचमुच जैक के नाम के एक प्रतीकात्मक दिल को हथौड़े से चकनाचूर कर देती है, और इसी जबरदस्त झटके के साथ जैक का सफर वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद एशली के साथ 24 घंटे की एक शानदार लग्जरी डेट जीतने के लिए बचे हुए प्रतियोगियों को एक बेहद थका देने वाली शारीरिक चुनौती से गुजरना पड़ता है। जहां बाकी सब बुरी तरह थककर हाँफ रहे होते हैं, वहीं गैरी इस रेस में पूरी तरह से हावी रहता है और बड़ी आसानी से जीत दर्ज कर लेता है। आइए 10वें दिन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन का ये नया चक्र कैंप में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ लेकर आता है, जिसकी सच में किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। यहाँ एलिमिनेशन टेबल पर गौर करें, उन लड़कों को पूरी तरह से सुरक्षित छोड़ते हुए जिन्हें लग रहा था कि वे इस बार पक्का बाहर जाने वाले हैं, एशले एक बहुत बड़ा कर्व बॉल फेंकती है। वो सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे मिशेल को ही बाहर का रास्ता दिखा देती है। ये इस बात का एकदम स्पष्ट संकेत था कि यहाँ कोई भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। मिशेल के जाने के बाद तो जैसे कैंप में हड़कंपी मच गया। एशली को इम्प्रेस करने की बेताबी में बाकी लड़के अपना पूरा समय एक नया रास्ता बनाने में लगा देते हैं, लेकिन यहाँ वे एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल कर बैठते हैं। काम के चक्कर में वे खुद एशली को ही पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। 15वें दिन तक आते आते डैनी का लगातार शिकायत करना और एशले के साथ हैरी पॉटर जैसी छोटी छोटी बातों पे बहस करना काफी भारी पड़ने लगता है। उसका ये चिड़चिड़ा रवैया उसे सीधे अगले एलिमिनेशन के खतरे के निशान पे ला खड़ा करता है। ये महसूस करते हुए कि उसके दिन अब गिनती के ही बचे हैं, डैनी को एक नई उम्मीद की किरण दिखती है। ये एक महासागर पजल रिले है जहां विजेता को सीधे सीधे इम्यूनिटी मिलेगी। उन्हें समंदर में बहुत दूर तैर के जाना है, पजल के टुकड़े लाने हैं और एशले के टूटे हुए दिल को फिर से बनाना है। अब इस चुनौती में डैनी की स्मार्टनेस देखने लायक थी। ये देखना बेहद दिलचस्प है कि डैनी शारीरिक रूप से पूरी तरह थक चुके इस ग्रुप को अपनी बुद्धिमानी से कैसे पछाड़ता है। जहां बाकी लोग पानी के बीच में ही रुककर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, वहीं डैनी किनारे पर आकर आराम भी कर रहा है और साथ ही साथ अपनी पजल भी सॉल्व कर रहा है। इसी तकनीक से वो बाजी मार ले जाता है। और क्योंकि डैनी ने बड़ी चतुराई से अपनी इम्यूनिटी पक्की कर ली थी, एशले को मजबूर होकर किसी और को चुनना पड़ता है।
वो लोगन के दिल को तोड़ देती है, जिससे पूरा कैंप गहरे सदमे में डूब जाता है। अब स्थिति ये है कि अंतिम इनाम के लिए केवल 3 प्रतियोगी बचे हैं और इतने दिनों का मनोवैज्ञानिक तनाव उनके व्यवहार को पूरी तरह बदल रहा है। डैनी का खतरा अभी भी सबसे ज्यादा है। डेरिक धीरे धीरे अलग थलग होता जा रहा है और केवल गैरी ही ऐसा है जो लगातार अपनी मेहनत कर रहा है। 20वें दिन के करीब पहुंचते हुए एशले गहरी उदासी का शिकार हो जाती है और खुद को दूसरों से एकदम अलग कर लेती है। इसके कारण अंतिम 3 प्रतियोगियों को गेम में टिके रहने के लिए अपनी सर्वाइवल रणनीतियों को अचानक से बदलना पड़ता है। यहाँ 2 बिल्कुल विपरीत रणनीतियों का शानदार उदाहरण सामने आता है। डेरिक ये सोचता है कि एशले को अकेला छोड़ देना बेहतर है, जिससे एशले को उसके इरादों पर ही शक होने लगता है। दूसरी ओर डैनी इस अकेलेपन को एक मौके की तरह इस्तेमाल करता है। वो आक्रामकता से रेत की मूर्तियां बनाकर और योगा करवाकर उसका मनोरंजन करता है और पूरी कामयाबी के साथ उसका भरोसा वापस जीतने लगता है। और यही चीज प्रतियोगियों को 20वें दिन के मुहाने पर ला खड़ा करती है। अब उनके सामने एक बेहद क्रूर चुनौती है, जहां उन्हें समुद्र के ऊपर छोटे लकड़ी के प्लेटफॉर्म्स पर घंटों तक अपना संतुलन बनाए रखना है। यहाँ चौंकाने वाली बात यह रही कि डेरिक, जो पहले ही मानसिक रूप से कैंप की गतिविधियों से अलग थलग पड़ चुका था, अपना ध्यान पूरी तरह खो बैठता है। नतीजा, वो महज 35 सेकंड के भीतर ही पानी में गिर जाता है। इस बीच बचे हुए दोनों प्रतियोगी 20 मिनट से भी ज्यादा समय तक पानी के ऊपर बिल्कुल जमे रहते हैं। यह दृश्य इस बात की एक साफ याद दिलाता है कि इस कड़े सामाजिक प्रयोग को जो चीज असल में आगे बढ़ा रही है, वो है $2.5 लाख की वो भारी भरकम रकम। तो अब सोचने वाली बात यह है, जब आखिरी दिन आएगा तो क्या अंत में बचने वाला इंसान प्यार को चुनेगा या वो सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाएगा? ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है कि ये वित्तीय प्रलोभन इंसानी व्यवहार पर कितना गहरा प्रभाव डालते हैं। इस खेल में सबसे बड़ा धोखा आखिर कैसा दिख सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी घटना को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है।